देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस वक्त उत्तराखंड में हलचल मची हुई है और उत्तराखंड के इस बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की सीधे राजधानी देहरादून से लाइव। उत्तराखंड में बीजेपी ने इतिहास रचा, लगातार दूसरी बार सरकार में और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी वो चुनाव हार गए और मुख्यमंत्री का अपने सीट से चुनाव हारने के साथ ही यहां पर एक नई दौड़ शुरू हो गई है और वो रेस है मुख्यमंत्री पद की कि आखिर उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल आज की तारीख में बहुत बड़ा हो गया है उत्तराखंड में। सुबह से लेकर अभी तक कई नाम पर चर्चा लगातार चल रही है। दिन भर अलग अलग नामों पर विश्लेषण होता रहा, लेकिन जो बड़ी खबर आई आज वो ये कि सिटिंग एमएलए यानी कि जो विधायक हैं, एमएलए हैं, उन्हीं में से कोई एक चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री होगा उत्तराखंड का। हालांकि कई और नामों पर भी चर्चा होती रही कि क्या कोई पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व एमएलए, क्या वो भी मुख्यमंत्री हो सकता है उत्तराखंड का। लेकिन जो बात क्लियर अभी तक सामने आ रही है वो ये कि जो एमएलए हैं, विधायक है, उन्हीं में से कोई एक मुख्यमंत्री होगा उत्तराखंड का। ये कौन होगा ये अभी तक साफ नहीं है। इसे लेकर बैठकों का दौर और सबके दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत तो मिला, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी चुनाव हार गए। लिहाजा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी में चर्चाएं भी, सियासत भी दोनों तेज हो गई हैं। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत के नाम पर दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। हालांकि कई विधायक इस बात को खुलकर कह रहे हैं कि जिस युवा चेहरे के नेतृत्व में पार्टी ने सभी मिथकों को तोड़ते हुए एक बार फिर सत्ता में वापसी की, उन्हें दोबारा मौका दिया जाना चाहिए। धामी के लिए बकायदा 3 विधायक सीट छोड़ने की पेशकश कर चुके हैं और जिनका बहुत बड़ा योगदान है लोगों को जिताने में। यही कारण है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में टाइम नहीं दे पाए और कुछ वहाँ पर ट्राइबल जो वोट है, जातिगत सुन ऐसा था कि वो जो बसपा को वोट था वो कांग्रेस को डाइवर्ट हो गया और पुष्कर जी पीछे रह गए। तो हमारा ये मानना है कि जो उन्होंने एक संदेश दिया है 6 महीने के अंदर जनता को, तो एक मौका मिलना चाहिए। बाकी जो हाईकमान का निर्णय होगा वो मान्य होगा। कि मैं सीएम धामी को बिल्कुल उनसे आग्रह करता हूं कि आपको वास्तव में सीएम बनना चाहिए। 5 साल इस प्रदेश की भाग को संभालनी चाहिए और मैं आज वास्तव में पूरे सर्टिफिकेट अभी हाथ में लिया है मैंने। मैं बिल्कुल अपने मन से, तन से, पूरी जनता की तरफ से मैं पुष्कर धामी के लिए इसको वापस सौंपने को तैयार रहूँगा और मेरी चाहत है कि एक बार फिर से पुष्कर धामी के हाथों बागडोर आनी चाहिए। सीएम की कुर्सी खाली हुई तो दावेदारों की भी फौज आ गई। डोईवाला से चुनाव जीते बृजभूषण गैरोला भी त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में सीट छोड़ने का दावा कर रहे हैं। हालांकि त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि मुझे सीएम ही बनना होता तो मैं चुनाव लड़ने से इनकार क्यों करता। तो वहीं पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि मैं कभी किसी दौड़ में शामिल ही नहीं रहता, लेकिन अगर एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने जब जिस मोर्चे पर लगाया, मैंने हमेशा उसका रिजल्ट दिया। कि निशंक जी कभी इन दौड़ों में नहीं रहते हैं। हाँ, मेरी पार्टी मुझको जिस मोर्चे पर खड़ा करती है, मेरा काम एक कार्यकर्ता के नाते उनको रिजल्ट देना है और मैंने हमेशा उस रिजल्ट को दिया है। त्रिवेंद्र रावत को अगर दोबारा जिम्मेदारी लेनी हो तो त्रिवेंद्र रावत चुनाव लड़ते। त्रिवेंद्र रावत ने जब चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया तो दोबारा मुख्यमंत्री का सवाल कहां से हो गया। बीजेपी ने केंद्रीय ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिए हैं। शनिवार को केंद्रीय ऑब्जर्वर देहरादून पहुंचने के बाद रविवार तक बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग बुलाई जा सकती है और मीटिंग में एक नाम पर सहमति और फिर केंद्र की हरी झंडी मिलते ही मुख्यमंत्री पद पर बने सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इस वक्त एडिटर उत्तराखंड अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अनुपम जी, जो कुछ उत्तराखंड में चल रहा है, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का, ये सवाल इस वक्त सबसे बड़ा है। सीएम पुष्कर धामी अपनी सीट पर वो चुनाव हार गए, लेकिन क्या ये मुमकिन है, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर, पीएम मोदी और सीएम धामी के चेहरे पर ही उत्तराखंड में बीजेपी चुनाव में उतरी थी, तो क्या ये मुमकिन है कि उनको बनाया जा सकता है या पूरी तरह से ये उम्मीद खारिज है?
देखिए, मेनका हमारे पास जो जानकारी है, बीजेपी वैसे भी बड़ी सरप्राइज देने के लिए मशहूर पार्टी है। हमेशा एक लीग से हटके अलग रिजल्ट देती है, कुछ नया करने की कोशिश करती है। तो एक संभावना ये जरूर बन रही है। तो प्लान ए के अंतर्गत ये है कि धामी को ही एक दूसरा कार्यकाल दिया जा सकता है कि कोई विधायक, जैसे आपने देखा कि 3 विधायक उनके लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो उन्हीं में से उनको ये बाई इलेक्शन लड़ाया जाए और उन्हीं को कंटिन्यू रखा जाए। क्योंकि पार्टी ने चुनाव से चंद महीने पहले ही उनको यहाँ वो 2 मुख्यमंत्री बदल के इनको लाई थी तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पे, और पार्टी ने ये बात को माना है कि जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ थी उसको न्यूट्रल करने में धामी का रोल रहा है, उनकी सरकार का रोल रहा है। तो यहाँ क्या इस स्टेज पे जाके जब वो चुनाव हार गए हैं, क्या उनको बिल्कुल किनारे कर देना चाहिए या संगठन के काम में लगा देना चाहिए, इसको लेके पार्टी में थोड़ा डिफरेंसेस हैं। कई नेता कई ऑप्शंस पे विचार कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये भी आ रहा है कि विधायकों में से कोई नया चेहरा चुना जाए, लेकिन फिर वहाँ पर यह बात आती है कि बहुत से दावेदार हैं और बहुत से वरिष्ठ नेता हैं, तो एक नई एक तरीके की लड़ाई ना छिड़ जाए पार्टी के अंदर। तीसरी संभावना ऐसी है, जैसे आपने अभी सुना रमेश पोखरियाल निशंक को, हरिद्वार के सांसद हैं। मुझे लगता है कि तमाम नामों के बीच एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने होगी, ऐसा चेहरा ढूंढने की जो अगले 5 साल तक कंटिन्यू रहे। क्योंकि जो पिछला कार्यकाल रहा, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी को देना पड़ा, और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक की तरह देखा जा रहा था, धब्बे की तरह देखा जा रहा था। तो इस बार ये एक कोशिश होगी कि ऐसा हो जो 5 साल नहीं, अगले 10 साल के विजन को साकार कर सके। बिल्कुल, आपने ठीक बात कही है मेनका। ये ऑफकोर्स बीजेपी में इस बात की चर्चा है, क्योंकि अगर अब मैं दोबारा से मुख्यमंत्री धामी की बात करूंगा, जो अभी वर्तमान में है, उनकी 45 साल की एज है, तो उनके पास अभी समय है। यही सोचकर बीजेपी उनको लाई भी थी। तो ऑफकोर्स जब हम ये सोच रहे हैं तो पार्टी जरूर इस लाइन पे भी सोच रही होगी कि अगले 5 या 10 साल के लिए ऐसे नेता को चुना जाए जिसके पास उम्र हो, जिसके पास तजुर्बा, जिसने ले लिया हो इस पद पे रहने का, और जिसके पास एक्सपीरियंस के साथ साथ अब कुछ विजन भी हो। तो ये सारे ऑप्शंस को देखा जाएगा। मैं पहले बात कर रहा था एमपीज़ को लाने की। अगर पार्टी किसी एमपी को लाती है तो वो 2 बाई इलेक्शन का सामना करना पड़ेगा, और उन्होंने तीरथ सिंह रावत के केस में देखा कि ये बहुत ईजी नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की सी नौबत आ गई थी। तो वो ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पार्टी पिक करना चाहेगी इनका। जी वाकई अनुपम जी, मंथन का दौर चल रहा है, बीजेपी में भी चल रहा है, और तमाम जो मीडिया है, मीडिया भी इस बात पर चर्चा कर रही है कि आखिर कौन अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। और हमने इतिहास में देखा है कि जिन नामों पर चर्चा होती है, बीजेपी कोई ना कोई सरप्राइज चेहरा, सरप्राइज नाम सामने लेकर के आ जाती है। इस बार क्या होगा, निगाहें सबकी बनी हुई है। धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया, इसी गहमा गहमी के बीच। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हाँ, कुछ पिछली बातें जरूर उन्होंने कही है, सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले पुष्कर सिंह धामी ने 11 मार्च 2022 के दोपहर 1:30 बजे राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल गुरमीत सिंह को इस्तीफा देने के लिए उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, अरविंद पांडे और सतपाल महाराज भी पहुंचे, और फिर 15 मिनट बाद इस्तीफा सौंपकर 1:45 बजे पुष्कर धामी राजभवन से बाहर निकले। महामहिम जी को मंत्रिमंडल समेत अपना सभी का पूरा इस्तीफा अपना सौंप दिया है। महामहिम जी ने उसको स्वीकार कर लिया, और जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक उन्होंने कहा है कि आप इस पर काम करते रहें। मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी फिर पुष्कर धामी को बैठाएगी या फिर किसी नए चेहरे को लाएगी, ये फैसला दिल्ली से राष्ट्रीय नेतृत्व या सीधे कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। लेकिन चर्चाएं कई तरह की हैं, क्योंकि पिछला पूरा साल बदलावों का रहा। बीते 1 साल में बीजेपी ने कई बड़े बदलाव किए। 9 मार्च 2021 को त्रिवेंद्र रावत ने इस्तीफा दिया। 2 जुलाई 2021 को तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया। अब 11 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी ने इस्तीफा दिया। अब खास बात यह भी रही कि पुष्कर धामी ने जहां जनता की नाराजगी को कम किया, वहीं 47 सीटों का रिजल्ट भी दिया। इसीलिए भविष्य में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब तक जो किया उसके लिए धामी ने पीएम मोदी से लेकर जनता का शुक्रिया अदा किया। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को
यहाँ उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक का दायित्व सौंपा था। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड की जनता ने हमको 2/3 बहुमत दिया है और मैंने कभी भी कोई पद के बारे में या किसी दावेदारी के बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं है। मेरी पार्टी ने जो मुझे काम दिया था, मुझे यहाँ तक का काम दिया था, मुझे खुशी है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है और 2/3 बहुमत दिया है। बीते 1 साल में 57 विधायकों की सरकार में 2 मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे, लेकिन सीएम धामी का इस्तीफा बीजेपी की प्रचंड जीत और खुद की हार के बाद हुआ। ऐसे में इस्तीफे और शपथ के बीच की सियासत पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? प्रीतम सिंह ने कहा है कि जनता ने जो फैसला दिया वो शिरोधार्य है। साथ ही वो उन्होंने ये भी कहा कि अब कांग्रेस पार्टी मिल बैठकर मंथन करेगी कि हार के कारण क्या क्या रहे हैं। साथ ही जब उनसे नेता विपक्ष के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि इसका फैसला पार्टी आला कमान को करना है। प्रीतम सिंह के साथ खास बातचीत देखिए। 2022 के चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर बुरी स्थिति में रही और हमारे साथ चक्राता से विधायक और कांग्रेस में नेता विपक्ष प्रीतम सिंह है। सर, इतनी बुरी स्थिति 2017 बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं कहेंगे? नहीं, स्वाभाविक बात है। 2022 के इस विधानसभा चुनाव में जब हम आम जन के बीच में जा रहे थे तो लग रहा था कि कांग्रेस की वापसी होगी, लेकिन जब ईवीएम खुली और जो रिजल्ट सामने आया है तो उत्तराखंड के लोगों ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सूबे में स्थापित करने का काम किया और कांग्रेस को विपक्ष में रहने का अवसर दिया है। तो जो भूमिका हमको उत्तराखंड के लोगों ने दी है, हम उसको जो है स्वीकार करते हैं और जनता द्वारा दिए गए जनादेश को जो है शिरोधार्य करते हैं। तो सर, स्थिति यह है कि 5 साल बाद अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? मतलब 2017 बुरा था, फिर 22 बुरा है, 27, 32, 24। नहीं, देखिए, जो राजनीतिक दल आज सरकार में है वो बड़े लंबे समय तक जो है विपक्ष में रहा, तो ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के लोग जब 2017 में हारे थे तो हमने खड़े होकर के सरकार के खिलाफ संघर्ष करके जो है कांग्रेस को इस स्थिति में ला करके खड़ा करने का काम किया कि हम भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी चुनौती दे सके। ये बात दिगर है कि हम पराजित हुए हैं, हम मात्र जो है 19 विधायक जीत करके आए हैं, लेकिन संघर्ष था, संघर्षपूर्ण इस चुनाव में जो है भाजपा जीती है। गलती मानते हैं किसकी मतलब गलती बीजेपी का अच्छा काम था या कांग्रेस की अपनी गलतियां थी? नहीं, देखिए, अब इस पर तो चिंतन होगा, वर्णन होगा कि हम पराजित क्यों हुए। उसमें जो चीजें आएंगी उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे ताकि 2024 और 2027 में कांग्रेस फिर से जो है मजबूती के साथ खड़ी हो सके। आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, नेता विपक्ष भी रहे, अब 19 विधायक हैं, इनको भी प्रीतम सिंह ही आगे लीड करने वाले हैं सदन में? नहीं, अब ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। कैमरा पर्सन राकेश राउत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो जहां बीजेपी में सीएम पद को लेकर के माथापच्ची चल रही है तो कांग्रेस में इस बात को लेकर मंथन है कि आखिर हार क्यों, वो भी तमाम परिस्थितियां कांग्रेस के जब फेवर में नजर आ रही थी। और इसी बीच हरिद्वार के मंगलौर से आज बड़ी खबर आई जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बीएसपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। हाथापाई से मामले की शुरुआत हुई जो कि पथराव तक पहुंच गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। हालांकि अभी तक दोनों पक्षों में से एक दूसरे के ऊपर किसी ने भी आरोप दर्ज नहीं कराया है। दरअसल मंगलौर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई है और बीएसपी के प्रत्याशी ने 600 वोटों से जीत हासिल की है। काजी निजामुद्दीन जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, 600 वोटों से वो बीएसपी कैंडिडेट से हार गए, जिसके बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।